Hello dear viewers. So today's chapter is our country India and the highlights are location and extension. इंडिया का लोकेशन स्थिति क्या है और विस्तार क्या है, फिजिकल बाउंड्रीज उसकी भौतिक सीमाएं क्या क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज राजनीतिक सीमाएं क्या क्या है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल डिवीजन्स उसका भौतिक राजनीतिक विभाजन क्या क्या है, इसमें आपका राज्य और प्रशासनिक जो केंद्र है यानी यूनियन टेरिटरीज वो आएंगे, और फिजिकल डिवीजन्स यानी भौतिक विभाजन जिसमें आपके पठार, पर्वत, मैदान, द्वीप, तटीय मैदान, रेगिस्तान, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्यारा भारत है आपका, भारत का नक्शा बना हुआ है, बहुत काम लगेगा इसका। यहाँ पे सारी स्टडी यहाँ पे समझ लीजिए कि इसी नक्शे के सहारे होनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लोकेशन एंड एक्सटेंशन यानी स्थिति और विस्तार। अगर हम ग्लोब देखें या वर्ल्ड मैप देखें तो ये हमारी 0 डिग्री की इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी को विभाजित करती है। और ये 0 डिग्री की जो रेखा है यानी जो प्राइम मेरिडियन है, देशांतर रेखा, ये पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में विभाजित करती है। और हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे। तो अगर हम कहें कि भारत इस ग्लोब में कहाँ है, तो इस भूमध्य रेखा के सहारे उत्तर में पड़ेगा, ठीक है, यानी नॉर्थ में, और इसके सहारे पड़ेगा ये पूरब में यानी ईस्ट में। सो नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूरब में है। विश्व के नक्शे में हमारा भारत उत्तर पूरब में पड़ेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। फिर जब आपने पढ़ा था चैप्टर ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, अगर नहीं पढ़ा है तो ये लिंक है, जाइए वीडियो देखिए, चैप्टर 1 से लेकर के सीरियल से आप देखते चलिए, तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। तो वहाँ पर हमने देखा था कि ऐसे ही ग्रिड के सहारे ही हम किसी चीज़ की लोकेशन बता सकते हैं। हमें लोकेशन ही तो बतानी है तो इसी ग्रिड के सहारे बता सकते हैं। और ग्रिड क्या है, जो ये वर्टिकल वाली लाइन है, खड़ी वाली लाइन, ये आपकी लॉन्गिट्यूड है और ये वाली लाइन आपकी लैटिट्यूड है। तो यानी इंडिया को हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के सहारे बता सकते हैं कि कहाँ पे है। पहली लोकेशन ये है, यानी एक आप बताओगे कहाँ पे कि उत्तर पूरब में है विश्व नक्शे में। अब अगर हम उसको बताएं कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं के सहारे उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और विस्तार बताना यही अच्छा तरीका भी है। तो ये जो आपका दिख रहा है ना सबसे नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से जो रेखा पास होगी, ठीक है, यानी लैटिट्यूड की लाइन, उसका नाप है 8 डिग्री 4 मिनट। नॉर्थ ही होगा क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि इक्वेटर के इस तरफ है, तो इक्वेटर की इस तरफ उत्तरी गोलार्ध है, यानी सारी इधर की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तर वाली होंगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यहाँ से जो लाइन आपकी निकलेगी इसको टच करते हुए, यानी सबसे उत्तर में, इसके ही नाप है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट। तो नॉर्थ, यानी हम कहेंगे कि इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के लैटिट्यूड के बीच में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब देशांतर में तो जो यहाँ से रेखा निकलेगी, यानी इस भाग को टच करते हुए इसकी जो मेजरमेंट है वो है 68 डिग्री, यानी 68 डिग्री। चूँकि इसके इधर है तो ये पूर्वी देशांतर होगा। और जो रेखा यहाँ से निकलेगी इस जगह से इसको टच करते हुए, ये यहाँ से टच करते हुए, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यानी जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और देखिए ये एक ग्रिड बन जा रही है, इसके बीच में हमारा देश स्थित है। तो ये इसका हो गया लोकेशन। अब अगर हम बात करते हैं इसके विस्तार की,
तो जो इसकी लंबाई है वो ये पूरी लंबाई है इसकी, ठीक है, और ये लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है। यानी यहाँ जम्मू कश्मीर के सबसे यहाँ एंड से लेकर के यहाँ जो दक्षिणी बिंदु है भारत का स्थल भाग का, यहाँ से ये लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। और अगर हम चौड़ाई देखेंगे, ये वाली जो चौड़ाई है ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। जो इसकी समुद्री सीमा है यानी यहाँ से लेकर के जहाँ से समुद्र शुरू होता है, ठीक है, और इस क्षेत्र यानी यहाँ से फिर बांग्लादेश यानी ये दूसरा देश स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ तक का जो रीजन आएगा यानी ये वाला, इधर समुद्र है, इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है और इधर अरेबियन सी है यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ये जो तटीय क्षेत्र है यानी जो समुद्री सीमा है वो आपकी है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो जो 6100 किलोमीटर है ये जो मुख्य भूमि है भारत की उसकी समुद्री सीमा हो गई। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे आपके लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। अगर हम इनकी भी तटीय सीमा ले लेते हैं तो ये है 7516 किलोमीटर के आसपास यानी लगभग, ठीक है। तो ये इसका क्या है? एक्सटेंशन है यानी विस्तार है। भारत का जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से जो दो महत्वपूर्ण रेखाएं निकलती हैं, एक अक्षांश की रेखा है और दूसरी देशांतर की रेखा है, यानी एक लैटिट्यूड की है दूसरी लॉन्गिट्यूड की है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपने पढ़ा था ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में, तो उसमें आपने पढ़ा था कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो आपके यहीं पे भारत के बीचों बीच में उसको बिल्कुल लगभग दो भाग से विभाजित करते हुए निकलती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और इसके अलावा एक देशांतर रेखा महत्वपूर्ण है जो निकलती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उसका लैब है, वो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। अब भारत में मानक समय क्यों लिया गया, ये रेखा मानक समय की क्यों है, इस पे हम लोगों ने डिटेल में वहीं पे पढ़ा था। फिर भी वो चैप्टर भी आपको याद आ जाए और ये चीज़ समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपको जो है थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं और यहाँ पे बता देते हैं। देखो ये अरुणाचल प्रदेश है आपका सबसे पूर्वी हिस्सा भारत का, और ये गुजरात का हिस्सा जो है ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है। अगर यहाँ के और यहाँ के समय में हम अंतर देखें तो लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, यानी जब यहाँ सूर्योदय होगा उसके 2 घंटे बाद यहाँ पर जाके सूर्योदय होगा। ऐसा किस लिए होगा? आप यहाँ पे देखो 68 डिग्री देशांतर यहाँ से निकल रही है और यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट की देशांतर निकल रही है। इसका अंतर लगभग जो है वो 29 डिग्री का आता है, ठीक है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, अगर 30 मान लेते हैं इस 29 को, तो आपने देखा था कि 15 डिग्री पे देशांतर पे 1 घंटे का अंतर होता है। तो ये 30 डिग्री है तो कितने का अंतर हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। और ये अंतर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ है और फिर ठीक यहाँ पे है, बीच में इधर की तरफ अंतर इधर की तरफ बढ़ता बढ़ता आएगा, तब यहाँ पे 2 घंटे पूरा होगा। तो अगर हर देशांतर पे अलग अलग समय हम ले करके चलेंगे, हर देशांतर पे दोपहर 12 बजे सब लोग अपनी घड़ी मिला करके फिट रहेंगे, तो एक ही देश में कितने ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। तो इसी जो स्थानीय समय पर जो कन्फ्यूजन बचाने के लिए है, इसीलिए हर देश अपना मानक समय प्रयोग करते हैं। आपने वहाँ पे देखा था जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, जैसे रूस, तो उसके पास 1 नहीं 2 नहीं, उसके पास 11 जो है मानक समय है, टाइम जोन है। लेकिन हमारे पास एक है जो क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक समय।
तो ये दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। चैप्टर का नेम ही आवर कंट्री इंडिया यानी भारत के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए इसके अलावा भारत जो है तो आप ये जान लीजिए कि इसको कहते हैं विविधताओं का देश, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज। यहाँ पे कई सारी विविधताएं, जैसे आपने लैंडफॉर्म्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने देखा कि यहाँ पे लैंडफॉर्म्स की विविधताएं हैं। एक तरीके का लैंडफॉर्म नहीं है, पर्वत भी है, पठार भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, मैदान भी हैं, द्वीप भी हैं, घाटियाँ भी हैं, कोस्टल रीजन्स भी हैं। ओके, सो इसकी विविधता हो गई। यहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशंस यानी जलवायु विविधता है। यहाँ पे अलग विभिन्न तरीके के जो है वनस्पतियाँ यानी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत तरीके के यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। तो ये सब यहाँ की विविधताएं हैं। इवन लैंग्वेज, कल्चर, इन सब की भी यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन एक नेशन के नेम पे, राष्ट्र के नाम पे सारे लोग यहाँ पे यूनाइट हैं। ये हमारे देश की एक विशेषता है और बहुत बड़ी विशेषता है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें क्या है, फिजिकल बाउंड्रीज यानी इसके भौतिक सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो भौतिक सीमाओं की अगर बात करो, आपने मैप में देखा था ना कि मैप दो तरीके के होते हैं। मैप वाले चैप्टर में चैप्टर 4 था, एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। तो फिजिकल मैप में सीमाएं फिजिकल फीचर्स की होती हैं और पॉलिटिकल में जो हम लोग राजनीतिक उद्देश्य से निर्धारित करते हैं वो होती है। तो उत्तर में इसके क्या है, देखो अभी दिशाएं हमें फिर से बता दूं, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके दाहिने हाथ पे ईस्ट होता है और बाएं हाथ पे वेस्ट होता है। तो उत्तर में इसके क्या है, हिमालय है। ठीक है, पूरब में इसके क्या है, बे ऑफ बंगाल है, लिख देते हैं। हिमालय पर्वत है, इधर बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी। साउथ में यानी दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। और इसके पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी यानी अरब सागर। अब आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो हैं ये फिजिकल चीजें हैं यानी भौतिक चीजें हैं। अब एक चीज आप यहाँ पे और जान लीजिए, देखिए ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला यानी यहाँ से जहाँ जिसके तीनों तरफ पानी है, इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता क्या है, एक ऐसा लैंडमास, एक ऐसा भूभाग जिसके तीन तरफ से वाटर हो। तो देखो इसके तीन तरफ से वाटर है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ इंडियन ओशियन है और तीसरी तरफ अरेबियन सी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं यानी प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी फिजिकल बाउंड्री। अब देखते हैं इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री। तो पॉलिटिकल बाउंड्री में हम क्या देखेंगे, इसके पड़ोसी देश जो हैं। ठीक है, तो उत्तर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इधर सबसे पहले आपका यहाँ चाइना है, इस जगह पे नेपाल है, इस जगह पे भूटान है। ठीक है, दिशा आप यहाँ से जान ही लोगे, यहाँ पे भूटान है। यहाँ से थोड़ी सीमा मिलती है आपकी अफगानिस्तान की, इस जगह पे पूरा ये जो रीजन मिलता है इधर वाला, ये पाकिस्तान से मिलता है। ठीक है, इधर आपका म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है, ये श्रीलंका, और इधर यहाँ पे इस जगह पे मालदीव्स है, मालदीव। तो ये हमारे पड़ोसी देश है। दिशा पे जाओगे तो देखिए ये उत्तर में है, ये सब उत्तर में है। ठीक है, ये पूरब में है, ये भी पूर्व में है, ये दक्षिण में है, ये दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, जैसे इधर कोना क्या कहेगा, कहलाएगा दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा, ये पश्चिम में है। तो इस तरीके से आप दिशा सहित बता सकते हो कि कौन कौन से हमारे सीमावर्ती या पड़ोसी देश हैं। अब बात आती है पॉलिटिकल डिवीजन की। तो पॉलिटिकल डिवीजन राजनीतिक विभाजन जो हम करते हैं, तो राजनीतिक
का मतलब ही है कि हम यहाँ पे सही से प्रशासन वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकें, इसीलिए हम ये राजनीतिक विभाजन करते हैं। तो भारत को इस समय भारत में 28 राज्य, जब से जम्मू कश्मीर का डिवीजन होकर के 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, तो 28 राज्य यानी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जो स्टेट्स के नेम हैं तो आप लोग उसको देखो, याद करो कौन कौन से हैं, इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये आपका काम है, इवन यूनियन टेरिटरीज भी। और ये मैं मैप लगाए दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे स्टेट्स दिए हुए हैं, इनकी लोकेशन आप लोग देख लीजिए कि कौन सा स्टेट किस जगह पे है, और ये काफ़ी काम लगने वाला है, ठीक है। अब हमारा है फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन यानी इसको बोलेंगे भौतिक विभाग। जैसे हम लोगों ने राजनीतिक विभाजन किया है तो प्रकृति ने अपना प्राकृतिक विभाजन कर रखा है। तो अब प्राकृतिक विभाजन में देखते हैं यानी भारत में कौन कौन से प्राकृतिक विभाग आएंगे। तो इसको जो है ऐसे समझ के हिसाब से, रटना नहीं है, समझ के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले ऊपर हिमालय है, तो वो क्या है, माउंटेन रीजन है, तो माउंटेन आ गए, ठीक है। इसके बाद में फिर प्लेन रीजन आएगा, प्लेन में इस साइड में डेजर्ट भी है तो डेजर्ट आ जाएगा। इसके बाद में फिर प्लेट्यूज है और फिर कोस्टल प्लेन है और आइलैंड्स हैं। तो इस तरीके से ये इसके भौतिक विभाजन है, यानी ये इसमें इस तरीके के डिविजन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं आपको कहना है कि कुल मिला के 6 हैं, क्योंकि इसको अगर मतलब अगर लोग पूछते हैं और नंबर में बताते हैं कितने भौतिक विभाग हैं, तो कुछ लोग 5 बताते हैं, कुछ लोग 4 बताते हैं। छोटी क्लासेज में 5 बताए जाते हैं, बड़ी क्लासेज में 4 ही बताए जाते हैं। अब वो 4 और 5 क्या बताए जाते हैं, मैं आपको यही बताए दे रहा हूँ। एक माउंटेन हो गया, ठीक है। अब जो प्लेन है, प्लेन में डेजर्ट को भी शामिल कर लेते हैं, वो भी उसको भी प्लेन रीजन ही मानते हैं, तो डेजर्ट को शामिल कर लेंगे तो ये दोनों मिला के एक ये हो जाएंगे, ठीक है। और कास्टल प्लेन एंड आइलैंड, कास्टल प्लेन एंड आइलैंड बोल देते हैं, तो एक ये हो जाता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 और 4 ऐसे हो गए। और अगर छोटी क्लास में अगर कहेंगे तो 5 भाग बताएंगे, उसमें क्या करेंगे, माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, डेजर्ट हो गया, प्लेट्यूज हो गया और कास्टल प्लेन एंड आइलैंड हो गया। तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो अगर आपको इस तरीके से कोई नंबर में पूछता है तो 4 या 5 आप जो भी बताओ, आप उनके नाम बता सकते हो कि ये हैं। मैंने अलग अलग नाम लिख दिया है और अलग अलग हम इनको समझ और देख लेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, माउंटेन्स की। अब माउंटेन्स कौन से हैं, द हिमालयाज। हमारे यहाँ भारत में माउंटेन्स के नाम पे क्या है, सबसे ऊपर ये हिमालयाज है। तो हिमालयाज यहाँ से स्टार्ट होता है आपके इस जगह से और यहाँ तक पूरा उत्तर में पूरा हिमालयाज इसको घेरे हुए है, ठीक है। अब हिमालयाज के 3 डिविजन्स हैं। सबसे पहला जो है वो है ग्रेटर हिमालय। हिमालय का मतलब क्या होता है, हिमधन आलय, हिम माने बर्फ आइस और आलय मीन्स घर, यानी यहाँ जहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहती हो उसको हिमालय कहते हैं। तो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं इसको, यानी महान हिमालय या हिमाद्री। दूसरा है मिडल हिमालय, तो मिडिल हिमालय या इसको हम बोलते हैं हिमांचल, हिमांचल। और तीसरा है आपका लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय या शिवालिक। तो ये 3 रेंजेज में यानी 3 श्रेणियों में इसका विभाजन हुआ है। सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ आपके
ग्रेटर हिमालय में आती है, वहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। फिर इसके बाद में आपका आता है मिडिल हिमालय या हिमांचल, ठीक है, जो बीच में है, इसके दक्षिण में, यानी इधर की तरफ हम जब इंडिया की तरफ आएंगे हिमालय तो दक्षिण की तरफ ही तो आ रहे हैं, तो उसके दक्षिण में। फिर सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है वो आपकी क्या है, लेसर हिमालय या शिवालिक, यानी आप अपने इधर से मतलब भारत की तरफ से जब आप उत्तर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपको जो मिलेगी वो आपको कौन सी मिलेगी, शिवालिक मिलेगी। फिर इसके बाद में आपके प्लेन शुरू हो जाते हैं, यानी जैसे पर्वत खत्म होता है तो प्लेन शुरू हो जाता है। पर्वत से उतर करके बहने वाली नदियों ने काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स ला करके जमा किए। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ही था लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में कि कैसे मैदानों का निर्माण होता है, तो वो नदियाँ ला करके सब सेडिमेंट्स वहाँ पे जमा करती हैं और उनसे मैदान बनते हैं। अब यहाँ पे जो मैदान बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, गंगा का विशाल मैदान, ठीक है, या गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो अब यहाँ की सुविधाएं क्या क्या हैं, कल पिछले चैप्टर में बात कर ही ली थी, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि समतल मैदान है तो यहाँ पे यातायात के साधन है, उपजाऊ भूमि है तो हम यहाँ पे खेती कर सकते हैं, आसानी से घर बनाते हैं, ठीक है, और सभी तरीके की सहूलियत यहाँ पर मिलती है। अब इसके बाद में फिर क्या है, डेजर्ट। तो डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, ये आपका इस जगह पे है। इसका नेम क्या है, थार। ज़्यादातर इसका विस्तार जो है वो राजस्थान में, लेकिन इसके अलावा भी गुजरात वगैरह में ये फैला हुआ है। तो थार डेजर्ट है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं। इसके बाद में प्लेट्यू रीजन आता है। तो भारत में मुख्यतः 3 पठार हैं। एक है आपका यहाँ पे छोटा नागपुर, दूसरा है आपका यहाँ पे मालवा, और तीसरा है आपका ये डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, ये दक्कन का पठार। तो इसको डेक्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है, अभी मैंने बताया ही था, जो 3 तरफ इससे घिरी हुई है। अब यहाँ पे कुछ और भी रेंजेज हैं, जैसे यहाँ पे विंध्य रेंज है। कौन सी रेंज है, विंध्य रेंज है, यानी विंध्य पर्वत श्रृंखला। फिर यहाँ पे आपकी है सतपुड़ा। ये मैप में लोकेशन भी आप याद रखिए, ये सब लोकेशन भी पूछी जाती है मैप फिल करने को जब आता है। ये सतपुड़ा रेंज है। अब जो सतपुड़ा रेंज है इसके उत्तर से नर्मदा नदी निकलती है, अरब सागर में गिरती है नर्मदा, और इसके दक्षिण से निकलती है तापी। तापी और ताप्ती दोनों नाम आपको मिल जाएंगे। ये नदियां नर्मदा और तापी इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि ज़्यादातर नदियां भारत के जो ढाल के हिसाब से, ढाल इधर की तरफ है तो ढाल के हिसाब से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन ये 2 नदियां ये एक गार्ज में होकर के बहती हैं, गर्त में होकर के बहती हैं। जो आपने ब्लॉक माउंटेन पढ़े थे उसी तरीके की यहाँ पे प्रक्रिया हुई है। तो गार्ज के सहारे बहती हैं और ये बहती हैं पश्चिम की तरफ, यानी बाकी नदियों के अपोजिट बहती हैं। तो इसलिए ये जो हैं ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध हैं और ज़्यादा हाईलाइट की जाती है नर्मदा और तापी नदियाँ। प्लेन रीजन की नदियों की अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो कौन कौन मुख्य नदियाँ कौन, यमुना है, गंगा है, ठीक है, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, ठीक है, इधर से ये आती है ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ पे सिंधु नदी है, झेलम, फिर चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है, ये नदियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये नदियाँ हैं जो मैदानी रीजन में, मैदानी इलाकों में यहाँ पर है, और यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली है। इसके बाद में और जो छोटी छोटी हिल्स हैं यानी डेक्कन प्लेट्यू की, तो ये वाला जो है पश्चिम में है ना इस जगह पे, तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट। ये पहाड़ियाँ हैं वेस्टर्न घाट या सह्याद्री, इसका और एक नेम है सह्याद्री। इधर वाला जो है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट, ठीक है। अब जो इसके बाद इधर वाला जो हिस्सा बच रहा है ना दोनों तरफ, ये वाला जो हिस्सा बच रहा है ये आपके हैं कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। पूर्व का है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम वाला हिस्सा है पश्चिमी तटीय मैदान। ये भी बहुत उपजाऊ जमीन है, मतलब भूमि है, और जहाँ पे खूब ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियाँ हैं तो यहाँ पे आपकी दामोदर नदी है। कौन सी, दामोदर। फिर महानदी गोदावरी, ये गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, और यहाँ पे फिर कावेरी। अब ये जो नदियाँ हैं इन नदियों ने भी अपने अवसाद जमा करके इकट्ठा किए हैं, तो उनके जो क्षेत्र हैं वो उन नदियों का डेल्टा या बेसिन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे भी जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी यहाँ करके मिलती है इस जगह पे, और फिर यहाँ पे डेल्टा बनाती है।
डेल्टा क्या होता है, जब नदी समुद्र में मिलने को होती है उस समय जो समुद्र के किनारे अपना बहा कर लाया हुआ सारा अवसाद वहाँ पे जमा कर देती है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ने डेल्टा बनाया है उसका नेम है सुंदरबन का डेल्टा। वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और फिर लास्ट में है हमारा आइलैंड्स। तो आइलैंड्स पे अभी हम लोगों ने देखा ही था कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पे है, इस जगह पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और एक इस जगह पे है लक्षद्वीप आइलैंड, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो ये है अपने भारत के बारे में, और इसके ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में फिर आपका जो चैप्टर है वो क्लास 6 की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर होगा, और फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे 7th की ज्योग्राफी। तो अगर आप 6th क्लास में हैं और आपके संपर्क में कोई, ये चैप्टर 7 था ना, हाँ, तो चैप्टर 8 आपका लास्ट चैप्टर है। तो आपके अगर कांटेक्ट में कोई 7th क्लास में पढ़ने वाला है तो आप उसको ज़रूर इन्फॉर्म करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।